गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर मैं HR चौधरी, व्याख्याता भूगोल, राजकीय राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बजाज नगर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बच्चों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने टाइम टेबल घोषित कर दिया है, जिसके तहत कक्षा 12 का जो भूगोल का पेपर है वो 22 जून को प्रस्तावित है। ठीक है, आज 5 जून हो गई है और हमारे पास केवल 17 दिन बचे हैं। इन 17 दिनों का हमें भरपूर प्रयोग करना है, अधिक से अधिक पढ़ना है तथा भूगोल विषय में अच्छे से अच्छे नंबर लाना है। ठीक है, हमारे भूगोल के कई साथी आपसे जुड़े हुए हैं और वीडियो बनाकर अपने अपने स्तर पर आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, इसी श्रृंखला में मैं भी आपके लिए कुछ प्रयास कर रहा हूँ। इसके तहत हम कुछ टॉपिक्स की चर्चा रोज करेंगे। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम भूगोल विषय की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें से 3 महत्वपूर्ण निबंधात्मक प्रश्न तथा 5 अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की चर्चा रोज करें। ठीक है, इसके तहत आज हमारा जो टॉपिक है पहला वो है माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, ये जो टॉपिक है वह हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 23 सिंचाई तथा पेयजल में से लिया गया है। ठीक है, हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम सबसे पहले एक अच्छा उत्तर लिखना सीखें, जिसमें हमारे चित्र हों, जिसमें हमारे अच्छे नंबर आए, परीक्षक जो कॉपी जांचने वाला है वो हमसे प्रभावित हो, हमारे उत्तर की सराहना करते हुए हमें अच्छे नंबर देने को मजबूर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि एक अच्छा उत्तर किस प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके पश्चात हम एक इसमें अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे ताकि हमारा जो उत्तर है वो काफी अच्छा दिखे। ठीक है, तो पहले हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। तो माही बजाज सागर परियोजना, पहली चीज, इस परियोजना का निर्माण दक्षिणी राजस्थान की आदिवासी जनसंख्या की समृद्धि के लिए किया गया है। ठीक है, सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है। तो जो दक्षिणी राजस्थान है वहां पे जो आदिवासी जनसंख्या निवास करती है उसके विकास के लिए यह परियोजना बनाई गई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यह राजस्थान तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना, यह राजस्थान तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना में गुजरात का हिस्सा है 55% तथा राजस्थान का हिस्सा है 45%। तो एक पॉइंट ये लिख सकते हैं हम कि राजस्थान तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है 45% तथा गुजरात का हिस्सा है 55%। इस परियोजना के अंतर्गत ठीक है, जो ये माही बजाज सागर परियोजना है इसके अंतर्गत माही नदी पर 3 तो बांध बनाए गए हैं। ठीक है, कितने बांध बनाए गए? 3 बांध बनाए गए हैं। 2 विद्युत ग्रह, 2 लघु विद्युत ग्रह तथा 2 नहरें बनाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत माही नदी पे क्या बनाए गए हैं? 3 तो बांध बनाए गए हैं, 2 विद्युत ग्रह, 2 लघु विद्युत ग्रह तथा 2 नहरें बनाई गई हैं। ठीक है, अगले पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि इस परियोजना का निर्माण 3 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में?
3 चरणों में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इस परियोजना का निर्माण 3 चरणों में हुआ है। ठीक है, कौन कौन से हुए, किस चरण में किसका निर्माण हुआ, हमें ये भी देखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप पॉइंट लगा के लिख सकते हैं। प्रथम चरण, इसमें बांसवाड़ा जिले की बोरखेड़ा तहसील के लोहरिया गांव में माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, बांसवाड़ा जिले की बोरखेड़ा तहसील के लोहरिया गांव में माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, इस बांध की लंबाई कितनी है, 3109 मीटर, और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध। ठीक है, इस प्रकार से हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, कि प्रथम चरण के अंतर्गत बांसवाड़ा जिले की बोरखेड़ा तहसील के लोहरिया गांव में माही नदी पर माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 3109 मीटर, और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। जब हम द्वितीय चरण की बात करते हैं, तो द्वितीय चरण के अंतर्गत गुजरात के पंचमहल जिले में, ठीक है, गुजरात जो राज्य है उसके पंचमहल जिले में कडाना बांध, ठीक है, ये नाम याद रखना आप, कडाना बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, द्वितीय चरण में क्या किया गया, गुजरात के पंचमहल जिले में कडाना बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तृतीय चरण की। तृतीय चरण के अंतर्गत क्या किया गया, इस प्रकार से आप पॉइंट लिखिए, तृतीय चरण। ठीक है, तृतीय चरण में कागदी पिक अप बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, कागजी पिकअप बांध कहां पर है, जो बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है उससे थोड़ा सा ही आगे कागजी पिकअप बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, कौन सा चरण में, तृतीय चरण में किया गया है। इसी के साथ यहां से 2 नहरें सिंचाई के लिए निकाली गई है। ये भी हम यहां लिख सकते हैं कि यहां से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई है। ठीक है, कौन कौन सी नहरें निकाली गई है, तो आपको उनके नाम याद रखना है। ठीक है, लंबाई लिखना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन नाम, पहला भीखू भाई सागवाड़ा नहर। ठीक है, पहली है भीखू भाई सागवाड़ा नहर। और जब हम दूसरी नहर की बात कर रहे हैं तो दूसरी नहर है आनंदपुरी भूखिया नहर। ठीक है, पहली नहर है हमारी भीखू भाई सागवाड़ा नहर और दूसरी नहर है आनंदपुरी भूखिया नहर। ये 2 नहरें हैं सिंचाई के लिए यहां से निकाली गई है। ठीक है, इसके बाद इस नहर पे
कुल विद्युत उत्पादन क्षमता। जो माही बजाज सागर परियोजना है, इस पे हमने पढ़ा है कि 2 तो विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं और 2 लघु विद्युत ग्रह स्थापित किए गए हैं। इन विद्युत ग्रहों की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 140 मेगावाट। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, 140 मेगावाट। यहाँ पे 2 गुणा 25 बराबर 50 मेगावाट की तो 2 इकाइयां हैं। ठीक है, और 2 गुणा 45 बराबर 90 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। तो कुल उत्पादन है यहाँ पर लगभग 140 मेगावाट। ठीक है, इस प्रकार से हम हमारा उत्तर लिख सकते हैं कि माही बजाज सागर परियोजना में कितने 3 बांधों का निर्माण किया गया है। कौन कौन से, माही बजाज सागर बांध लोहरिया गांव बोरखेड़ा तहसील बांसवाड़ा। ठीक है, दूसरा बांध है कागदी पिकअप बांध, ये भी कहाँ पे किया गया है, बांसवाड़ा में इसका निर्माण किया गया है। और जो तीसरा बांध है वो है कडाना बांध, कहाँ पर, पंचमहल जिला गुजरात। ठीक है, इसके बाद इससे 2 नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी, भीखूभाई सागवाड़ा नहर तथा आनंदपुरी भूखिया नहर। ठीक है, 2 विद्युत ग्रह और 2 लघु विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। गुजरात तथा राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है। इसका हिस्सा गुजरात का है 55% तथा राजस्थान का हिस्सा है कितना, 45%। अंत में हम इसमें एक लाइन लिख सकते हैं कि इससे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों की तेजी से बदलाव आ रहा है तथा यह परियोजना आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हुई है। ठीक है, कि जब से इस परियोजना का निर्माण हुआ है तब से यहाँ के लोगों के जीवन में क्या आ रहा है, परिवर्तन। ठीक है, कृषि का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, जिससे इनके जीवन और जीवन स्तर में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। इस कारण यह परियोजना यहाँ के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। अंत में हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इसका उत्तर। अब इसको अधिक आकर्षक बनाने के लिए या फिर इसमें अधिक नंबर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें एक चित्र बनाएंगे। ठीक है, और वही चित्र परीक्षक को क्या करता है, प्रभावित करता है या आकर्षित करता है या नंबर देने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, ज्यादा कठिन चित्र नहीं है, हम उसको साफ सुथरा और आकर्षक आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको क्या क्या बनाना है, देखिए भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें हम अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक ही पुस्तक से पढ़ने वाले विद्यार्थियों के 100 में से 100 भी आ जाते हैं और कई विद्यार्थी इसमें पास होने से भी वंचित रह जाते हैं। क्या कारण है, कि उत्तर लेखन शैली। ठीक है, जब हम इस उत्तर को लिख रहे हैं तो हम इसको कैसे आकर्षक बनाएं, तो देखो ठीक है, इस प्रकार से हम एक चित्र बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान की बात हो रही है तो यहाँ पे एक जिला है बांसवाड़ा। यहाँ पर आ जाएंगे डूंगरपुर तथा इधर की तरफ प्रतापगढ़। ठीक है, ये 3 जिले हैं यहाँ पे। कौन कौन से, दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा। जब हम माही नदी की बात करते हैं तो माही नदी का उद्गम होता है अम्मा मोरू की पहाड़ियां। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए आप, कहां से होता है, अमू मोरू की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहां से माही नदी का उद्गम होता है और यह राजस्थान में खादू ग्राम बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। हमें इतना कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, बांसवाड़ा से ये बहती है, बांसवाड़ा में बहती हुई प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से बहती हुई डूंगरपुर और डूंगरपुर से वापस घूमकर यह आ जाती है गुजरात में। ठीक है, कौन से राज्य में आ जाती है, गुजरात में आ जाती है। ठीक है, बांसवाड़ा जिले में इसके ऊपर बनाया गया है माही बजाज सागर बांध। ठीक है, माही बजाज सागर बांध कहां पे बनाया गया है, बांसवाड़ा जिले में
बनाया गया है। ठीक है, चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बोरखेड़ा तहसील लोहरिया गांव। ठीक है, इससे डायरेक्ट पता चल जाएगा कि कहां पे बनाया गया है। बांसवाड़ा जिले की बोरखेड़ा तहसील के लोहरिया गांव में बनाया गया है। ठीक है, चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं राजस्थान का सबसे लंबा बांध कितना, 3109 मीटर। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं रहे कि इसकी लंबाई 3109 मीटर है तो भी आप ये लिख सकते हैं डायरेक्ट कि यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, इस माही बजाज सागर बांध से थोड़ा सा आगे बनाया गया है कागदी पिक अप बांध। बांसवाड़ा जिले में ही बनाया गया है कागदी पिकअप बांध। ठीक है, इसके बाद माही नदी प्रतापगढ़ डूंगरपुर से होते हुए गुजरात में आ जाती है। गुजरात के पंचमहल जिले में यहाँ पे बनाया गया है कडाना बांध। ठीक है, कहां पर, पंचमहल जिला, कहां पर, गुजरात। ठीक है, इस प्रकार से ये एक छोटा सा चित्र बनाकर हम इस प्रश्न में पूरे से पूरे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम शॉर्ट में जो हमने लैंग्वेज लिखी उसके भी कुछ पॉइंटों को यहाँ पर दर्शा सकते हैं, जैसे राजस्थान प्लस गुजरात की संयुक्त परियोजना। ठीक है, 45:55। एक पॉइंट लिख सकते हैं कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी, 140 मेगावाट। देखिए काफी है ये, इतना हमने कुछ पॉइंट लिख दिए इसमें लैंग्वेज के और एक छोटा सा साफ सा चित्र बना देंगे तो हमारे इस प्रश्न में अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो बच्चों, भूगोल में रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझने की आवश्यकता है, आराम से समझो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। क्या पढ़ा हमने माही बजाज सागर परियोजना में, पहली चीज यह परियोजना राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है उनके आदिवासियों की समृद्धि के लिए बनाई गई। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इसमें राजस्थान का हिस्सा है 45% तथा गुजरात का हिस्सा है 55%। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत 3 चरणों में क्या क्या निर्माण हुआ, 3 तो बांध बनाए गए हैं, 2 लघु विद्युत गृह बनाए गए हैं, 2 विद्युत गृह बनाए गए हैं तथा 2 नहरें निकाली गई हैं। ठीक है, इसके बाद प्रथम चरण में क्या किया गया कि माही बजाज सागर बांध का निर्माण किया गया। कहां पे किया गया, बोरखेड़ा तहसील के लोहरिया गांव में किया गया। ठीक है, इस बांध की लंबाई कितनी है, 3109 मीटर और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। दूसरे चरण में क्या किया गया कि गुजरात के पंचमहल जिले में कडाना बांध का निर्माण किया गया। ठीक है, तीसरे चरण में क्या किया गया कि कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया। कौन से जिले में किया गया, बांसवाड़ा जिले में किया गया। ठीक है, और यहां से 2 नहरें निकाली गई। कौन कौन सी, भीखू भाई सागवाड़ा नहर और दूसरी आनंदपुरी फूकिया नहर। ठीक है, तो ये चित्र आप एक बार बना लीजिए ताकि आप इसको परीक्षा में अगर ये प्रश्न आए तो हम इसको बना सकें। ठीक है, इसके बाद जिस प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे वह भूगोल की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 की, उसके अध्याय 12 पर्यावरणीय समस्याओं में से लिया गया है। और वो टॉपिक कौन सा है हमारा, हरित गृह
प्रभाव। ठीक है, हरित गृह प्रभाव, इंग्लिश में इसको कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए अभी हमने बोला कि किस पार्ट से लिया गया है, पर्यावरणीय समस्याएं। ठीक है, तो यह पर्यावरण से संबंधित एक समस्या है। ठीक है, जब हम समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारी समस्या है उसके कारण क्या है। ठीक है, कि किन किन कारणों के कारण यह समस्या हमारे सामने आई। ठीक है, उसके बाद उसके क्या पढ़े जाते हैं, प्रभाव। प्रभाव में कि क्या इसके प्रभाव पड़ रहे हैं मनुष्य पर, जीव जंतुओं पर, कृषि पर, पर्यावरण पर, किस किस पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। उसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि जो ये हमारी समस्या है इसके समाधान या इसको दूर करने के उपाय क्या क्या है। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव में भी हम यही पढ़ेंगे कि हरित गृह प्रभाव के कारण क्या है। ठीक है, उसके प्रभाव क्या है तथा फिर उसके समाधान क्या है या इस समस्या को दूर करने के उपाय क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हरित गृह प्रभाव। क्या होता है हरित गृह प्रभाव? आपने ये नाम सुना होगा हरित गृह, ग्रीन हाउस। ठीक है, जब हम 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं तो विज्ञान में हमने पढ़ा था हरित गृह। क्या होते हैं हरित गृह? कि जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पर फसलें उगाने के लिए क्या बनाए जाते हैं, कांच के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, ठंडे क्षेत्रों में क्या होता है कि बाहर तापमान कम होता है। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे हम, इसको कतई डिफिकल्ट नहीं बनाना है, इतनी आसान में पढ़ना है कि हमें ये एक बार में समझ में आ जाए। ठीक है, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होता है, बाहर तापमान कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या उगानी है, फसलें उगानी है या फिर खाद्य की जो सामग्री है वो उगानी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, कांच के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, किसके घर बनाए, है कांच के घर बनाए। ठीक है, ये कांच के घर क्या करते हैं, सूर्य से आने वाली, ठीक है, इन सूर्य से आने वाली जो ये विकिरण है इनको अंदर आने देते हैं। ठीक है, लेकिन इन्हें वापस बाहर जाने नहीं देते हैं। ठीक है, अब सूर्य से लगातार विकिरण ऊर्जा आ रही है। ठीक है, कांच के घर में एकत्रित हो रही है और इसके पश्चात यहाँ पे तापमान में क्या हो रही है, धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। यहाँ पे तापमान काफी कम है, बर्फ जमी हुई है यूं मान लीजिए, तो इसकी तुलना में यहाँ पे तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ का जो तापमान है वो सामान्य हो जाता है और यहाँ पर कृषि जो फसलें हैं वो उगाई जा सकती हैं। तो इन कांच के घरों को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस कहा जाता है। यह जो प्रक्रिया है ये क्या है, कृत्रिम, ये किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा की जा रही है। क्या करा, कांच के घर बनाए, सूर्य से विकिरण ऊर्जा आ रही है उसको यहाँ पे एकत्रित किया, जिसके कारण यहाँ पे तापमान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इसे तो कहा गया हरित गृह। लेकिन जब यह हरित गृह जैसा प्रभाव प्राकृतिक रूप से होता है तो उसे कहा जाता है हरित गृह प्रभाव। कैसे होता है, इस चीज को देखिए, सबसे पहले हमें इसको समझना है, उसके बाद हम इसमें क्या लिखना है वो देखेंगे। देखो सूर्य चमक रहा है, ठीक है, सूर्य से विकिरण धरती पे आ रहा है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। एक चीज ध्यान रखना, सूर्य से आने वाली जो तरंगें होती है वो होती है लघु तरंगें। ठीक है, सूर्य से आने वाली तरंगें क्या होती है, लघु तरंगें, यह पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, पृथ्वी इनको अवशोषित करती है। रात्रि में पार्थिव विकिरण पृथ्वी से निकल रहे हैं, इस कारण इनको क्या कहा जाता है, पार्थिव विकिरण के रूप में यह ऊष्मा वापस निकलती है। ठीक है, जो सूर्य से तरंगें आ रही है वो क्या है, लघु तरंगें, और जो पृथ्वी से निकल रही है वो क्या है, दीर्घ तरंगें। ठीक है, लघु तरंगें और दीर्घ तरंगें। अब ये दीर्घ तरंगें ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो यहां पर वायुमंडल में
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, इस प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, कौन कौन सी गैसों की बात करी हमने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन तथा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस। ये गैसें क्या करती हैं? इस दीर्घ तरंगों को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, यह गैसें लघु तरंगें जो सूर्य से आ रही हैं उनके लिए तो पारदर्शक होती है, तो ये बिना रोके यहाँ तक पहुंच जाती हैं। पृथ्वी इनको अवशोषित करती है। इसके पश्चात जब रात्रि में पृथ्वी ठंडी होती है तो पार्थिव विकिरण या दीर्घ तरंगों को क्या करती है? उत्सर्जित करती है। तो जैसे ही यह दीर्घ तरंगें वायुमंडल में पहुंचती है तो यहाँ पे उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें क्या करती है? इनको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे इनको अवशोषित करती जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा? तापमान में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, इन गैसों की सांद्रता जितनी ज्यादा वायुमंडल में होगी उतनी ही ज्यादा यह दीर्घ तरंगों को अवशोषित करेंगी, और जितनी ज्यादा यह दीर्घ तरंगों को अवशोषित करेंगी उतना ही ज्यादा यहाँ पर तापमान में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैश्विक तापन। क्या कहा जाता है? वैश्विक तापन। आपने नाम सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग। आई चीज समझ में? क्या पढ़ा हमने कि सूर्य से तरंगें आती है, कौन सी? लघु तरंगें। यह इस वायुमंडल से होके आप यहाँ पे धरती पे आ जाती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह इनको अवशोषित करती है। अवशोषित करने के बाद रात्रि में जब पृथ्वी ठंडी होती है तो दीर्घ तरंगों के रूप में इनको उत्सर्जित करती है। इन दीर्घ तरंगों को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि गैसें क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा ये इन दीर्घ तरंगों को अवशोषित करेंगी। इसके कारण यहाँ पर जो तापमान है उसमें वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैश्विक तापन कहा जाता है। और ये जो प्रभाव है इसको क्या कहा जाता है? हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। इस प्रकार का चित्र हम हमारे उत्तर में बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आराम से समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कि हमें उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, जब उत्तर लिखने की बात आती है तो सबसे पहले लिखेंगे हम यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी ग्रह अथवा उपग्रह के तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह अथवा उपग्रह के तापमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, इसके बाद हम लिख सकते हैं हरित ग्रह गैस। कि हरित ग्रह गैसें कौन कौन सी हैं? तो पहली कार्बन डाइऑक्साइड, पहली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अतिरिक्त मीथेन, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड CFC। कौन कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है। इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड CFC तथा मीथेन, ये गैसें क्या करती हैं, जो पृथ्वी से दीर्घ तरंगें उत्सर्जित होती है उनको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं कस ठीक है। यहां तक लिखने के बाद हम अगले पॉइंट में लिखेंगे कि सामान्यतः वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी से उत्सर्जित दीर्घ तरंगों को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। इसे वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद हमें लिखना है इस समस्या का कारण। ठीक है। सबसे पहले चीज आ जाएगी इसमें कारण। ठीक है। तो कारण में पहला हम क्या लिख देंगे, तीव्र औद्योगिकरण। तीव्र औद्योगिकरण। ठीक है। तीव्र औद्योगिकरण से तात्पर्य है कि जो नए नए उद्योग लगते हैं उनमें पेट्रोलियम तथा कोयले का क्या होता है, दहन होता है, जिससे क्या होता है, धुआं निकलता है और उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की क्या होती है, मात्रा अधिक होती है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है। तो पहला हो गया तीव्र औद्योगिकरण। दूसरा है जीवाश्म ईंधन का दहन। ठीक है। दूसरा पॉइंट है जीवाश्म ईंधन का दहन। ठीक है। जीवाश्म ईंधन में हमारे कोयला आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा। तीसरा है वनों की कटाई। ठीक है। देखिए आपने पढ़ा होगा कि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं खुद का, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। जब पेड़ों की कटाई ज्यादा हो जाएगी तो जो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर उससे क्या होगा कि जो वैश्विक तापन की प्रक्रिया है वह होने लग जाएगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लग जाएगा। ठीक है। तो ये तीन कारण हम लिख सकते हैं। कौन कौन से, पहला है तीव्र औद्योगिकरण कि उद्योग धंधों के बढ़ने से क्या होता है, उनमें कोयले तथा पेट्रोलियम का दहन ज्यादा होता है जिससे धुआं निकलता है। ठीक है। दूसरा है जीवाश्म ईंधन का दहन। तीसरा है वनों की कटाई। इसके बाद बात करते हैं हम इसके प्रभाव की, कि जो ये हरित गृह प्रभाव है इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। पहला, वैश्विक तापन में वृद्धि। ठीक है। जो हमारी पृथ्वी है उसके तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है। दूसरा, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो आपने पढ़ा है कि जो ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव, यहाँ पे क्या है कि बर्फ जमी हुई है, यहाँ पर
हिमनद है। अंटार्कटिका महाद्वीप पे क्या है, बर्फ जमी हुई है, ठीक है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो ये जो बर्फ है वो क्या करेगी, पिघलेगी। पिघलेगी तो क्या होगा, सागर के तल में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और सागर के तल में परिवर्तन होगा तो जो जितने भी तटीय नगर हैं, ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे मुंबई है, ठीक है, इधर विशाखापट्टनम, ऊपर कोलकाता, ये सभी नगरों में जल स्तर की वृद्धि होने के कारण क्या होंगे, यहाँ पे डूबने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा प्रभाव क्या है, समुद्र के जल स्तर में परिवर्तन, ठीक है। तीसरा, कृषि पर प्रभाव, ठीक है। तापमान बढ़ने का कृषि पे क्या प्रभाव पड़ता है कि देखो, आपने पढ़ा कि जो हमारा गेहूं है वो एक रबी की फसल है और शीतकाल में ही यह वृद्धि करता है, एक कम तापमान इसके लिए आवश्यक होता है। अगर पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो जो गेहूं की फसल है वो उगने में क्या होगी, समस्या होगी। और जो प्रमुख खाद्य फसल है वो कौन सी है, गेहूं ही है, ठीक है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कृषि पर प्रभाव पड़ेगा। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं गेहूं की फसल पर, ठीक है, डिटेल में आप ये लिख सकते हैं। चौथा, जैव विविधता पर खतरा। तापमान वृद्धि होने पर कई जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियां हैं जिनके अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा और लगभग 80% जैव विविधता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि कीटों की संख्या में वृद्धि, जो छोटे कीट पतंगे हैं उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जैसे मलेरिया का जो मच्छर होता है उसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो वैश्विक हरित गृह प्रभाव के कारण हमने पढ़े तीव्र औद्योगिकरण, जीवाश्म ईंधन का दहन तथा वनों की कटाई। जब हम बात कर रहे हैं इसके प्रभाव की तो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। समुद्र के जल स्तर में परिवर्तन हो जाएगा। कृषि पर प्रभाव क्या होगा कि गेहूं की फसल उगने में क्या होगी, समस्या होगी। जैव विविधता पर खतरा है और कीटों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब इस हरित गृह प्रभाव के कारण जो समस्या है उसके समाधान क्या होंगे। जब हम समाधान की बात कर रहे हैं तो पहला, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग क्या करना होगा, कम करना होगा, ठीक है। दूसरा, अधिकाधिक क्या करना पड़ेगा, वृक्षारोपण करना पड़ेगा। तीसरा, क्लोरो फ्लोरो कार्बन CFC, ठीक है, इनका उत्सर्जन करने वाले यंत्रों का प्रयोग क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है। किन किन में प्रयोग होता है ये, रेफ्रिजरेटर्स में होता है, और एयर कंडीशनर्स जो एसी होते हैं उनमें भी इनका प्रयोग होता है कि इनका CFC गैसों का। तो ये है इस समस्या के समाधान। क्या करना पड़ेगा, जो जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, इनका प्रयोग क्या करना पड़ेगा, कम करना होगा, ठीक है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना होगा तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन क्या होगा, कम करना होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किसमें होता है, रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर्स में किया जाता है। इसके बाद हम एक अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, और वो है अध्याय 10
विश्व परिवहन और संचार, इसमें से स्वेज नहर, ठीक है। स्वेज नहर, पहली चीज हम इसके पॉइंट्स देखते हैं कि हमें उत्तर में क्या क्या लिखना है, फिर हम इसका एक चित्र बनाएंगे। पहली चीज, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। क्या करती है स्वेज नहर? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दूसरा, अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से पृथक करती है। भूमध्य सागर को तो लाल सागर से जोड़ती है और एशिया महाद्वीप को क्या करती है? अफ्रीका महाद्वीप से पृथक करती है। कैसे करती है, एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, आपको मैपिंग का आना जरूरी है और हमारे परीक्षा में वैसे भी विश्व के मानचित्र में से भी क्या आते हैं? प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। ठीक है, थोड़ा बहुत अफ्रीका जैसा लग रहा है। यह है अफ्रीका, ठीक है। यहां पर है अरब प्रायद्वीप, यहां पर है भूमध्य सागर और यह है लाल सागर, ठीक है। यहां पर है अदन की खाड़ी और इधर की तरफ आप बात करोगे तो भारत आ जाएगा, ठीक है। और जब हम इसके ऊपर की बात करते हैं तो यहां पर आ जाता है यूरोप महाद्वीप। देखिए, पहले क्या होता था कि यूरोप महाद्वीप से आने वाले जहाज जिनका व्यापार एशिया महाद्वीप से होता था, उनको इस पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काट के यहाँ भारत में मुंबई तक आ सकते थे, ठीक है। यहाँ पर जो दक्षिणतम बिंदु है अफ्रीका महाद्वीप को, उसको कहा जाता है उत्तमाशा अंतरिक्ष, इंग्लिश में कहते हैं इसको केप ऑफ गुड होप, ठीक है। केप ऑफ गुड होप या उत्तम आशा अंतरिक्ष, ठीक है। तो जब स्वेज नहर का निर्माण पहले नहीं हुआ था तो यहाँ से जो व्यापारिक जहाज चलते थे अटलांटिक महासागर से, उनको इस पूरे अफ्रीका महाद्वीप का क्या करना पड़ता था? चक्कर काट के वो यहाँ पर एशिया में, मान लीजिए भारत में मुंबई बंदरगाह तक आते थे, ठीक है। इसके पश्चात क्या हुआ कि सन 1859 में, कौन से सन में? 1859 में अलेक्जेंड्रिया का जो फ्रांसीसी दूतावास था, वहां पे एक इंजीनियर थे फर्डिनेंड दी लेसेप्स, ठीक है। क्या नाम था उनका? फर्डिनेंड दी लेसेप्स। उन्होंने क्या करा? इस स्वेज नहर के निर्माण की योजना बनाई, ठीक है। किस सन में बनाई? सन 1859 में। किसने बनाई? फर्डिनेंड डी लेसेप्स के निर्देशन में। कहां पर? अलेक्जेंड्रिया के फ्रांसीसी दूतावास में वह कार्यरत थे, ठीक है। सन 1869 में इसका क्या किया गया? उद्घाटन
किया गया। ठीक है, क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया। यह जो स्वेज नहर है वह लगभग 162 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है, 162 किलोमीटर। और कहां पे बनाई गई है, यहां पर। ठीक है, यहां पर देश है कौन सा, मिस्र। ठीक है, तो यहां पर भूमध्य सागर को किससे जोड़ रही है, लाल सागर से जोड़ रही है। और अफ्रीका महाद्वीप को किससे पृथक कर रही है, एशिया से पृथक कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, पहली चीज, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। दूसरी बात, स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से पृथक करती है। ठीक है, तीसरी बात, इस नहर का निर्माण अलेक्जेंड्रिया के फ्रांसीसी दूतावास में कार्यरत फर्डिनेंड डी लेसेप्स नामक फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा बनाई गई। किस सन में, 1859 में। ठीक है, 1869 में इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। इस नहर की लंबाई क्या है, 162 किलोमीटर है। ठीक है, भूमध्य सागर को किससे जोड़ दिया, इसने लाल सागर से जोड़ दिया। 1956 में, ये सन याद रखना, सन 1956 में मिस्र के द्वारा इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि वर्ष 1956 में मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, सन 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ ठीक है, सन 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस राष्ट्रीयकरण को मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, इस नहर से होकर लगभग प्रतिदिन 100 जहाज गुजरते हैं। ये द्वितीय श्रेणी परीक्षा में भी पूछा गया था, जो सेकंड ग्रेड की परीक्षा होती है उसमें भी ये सवाल पूछा गया था कि स्वेज नहर से लगभग कितने जहाज होकर गुजरते हैं। तो हम एक पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं कि जो ये स्वेज नहर है इससे लगभग 100 जहाज प्रतिदिन गुजरते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, यहाँ से यूरोप से आने वाले जहाजों को इस अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाना पड़ता था। अब जो ये नया मार्ग बना उसके तहत क्या होता है कि यहाँ से आए, इसके बाद भूमध्य सागर से होते हुए, स्वेज नहर से होते हुए, लाल सागर, अदन की खाड़ी से होते हुए यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। इससे इनके जो ये चक्कर है उसमें लगभग 1400 किलोमीटर की क्या आ गई, कमी आ गई। देखिए दूरी कम हो गई, ईंधन बचा और समय की भी क्या हुई, बचत हुई। ठीक है, ये चित्र हमें बनाना है इसके उत्तर में। ठीक है, अगर ये चित्र नहीं बनता है, अगर भाई नहीं बने अगर किसी से, तो फिर आप किस प्रकार का चित्र बना सकते हैं, तो फिर हम एक सिंपल सा चित्र बना सकते हैं और दिखा सकते हैं कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। कैसे, इस प्रकार से। ठीक है, यहां पे लिख दो लाल सागर और यहां पे हम लिख देंगे भूमध्य सागर। ठीक है, इधर लिख देंगे अफ्रीका, इधर लिख देंगे एशिया। ठीक है, और इसमें हम लिख देंगे स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर का जो भूमध्य सागर वाला हिस्सा है यहां पर स्थित है पोर्ट सईद पत्तन। ठीक है, और जो ये लाल सागर वाला हिस्सा है यहां पर स्थित है स्वेज पत्तन। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं कुल लंबाई 162 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हम स्वेज नहर के ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा स्वेज नहर में, पहली चीज
स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से पृथक करती है। स्वेज नहर के निर्माण की योजना फर्डिनेंड डी लेसेप्स नामक फ्रांसीसी इंजीनियर ने 1859 में बनाई। ठीक है, 1869 में इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। इसकी कुल लंबाई 162 किलोमीटर है। इससे होकर लगभग 100 जहाज प्रतिदिन गुजरते हैं। ठीक है, इसके निर्माण के पश्चात जो ये मार्ग है, पश्चिमी यूरोप का जो एशियाई देशों से जो व्यापारिक मार्ग था, उसमें लगभग 1400 किलोमीटर की क्या आ गई, कमी आ गई, जिससे ईंधन की तथा समय की क्या हुई, बचत हुई। 1956 में मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिसे सन 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, इस प्रकार से हम स्वेज नहर के ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं। ये प्रश्न संभावित प्रश्नों में सबसे ज्यादा संभावना रखता है इस वर्ष आने का। तो आप इन तीनों प्रश्नों को तैयार कीजिए। कौन कौन से प्रश्न पढ़े हमने, माही बजाज सागर परियोजना, हरित ग्रह प्रभाव तथा स्वेज नहर। ठीक है, इसके बाद जब हम अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की बात करते हैं तो मैं आपको केवल 5 पॉइंट बोलूंगा। ठीक है, आप वो याद कर लीजिए। देखिए, पहली चीज, फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी है। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी। यह वर्ष 2018 की परीक्षा में पूछा गया है, या 17 या 18 में पूछा गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है मानव भूगोल का पिता? फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। तीसरा, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन और दूसरा है भारत, जबकि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है? बांग्लादेश का। ठीक है। इसके अलावा आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वह है एलन सैम्पल की भूगोल की परिभाषा। ठीक है, उस परिभाषा के आने के चांस इस वर्ष सबसे ज्यादा हैं। और क्या है उसकी परिभाषा? कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। क्या बोला हमने? कि मानव भूगोल, ठीक है, क्या है? मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा आपसे लिखाई भी जा सकती है या फिर इस प्रकार से पूछी जा सकती है कि परिभाषा दे दी और आपसे पूछेंगे कि यह परिभाषा किसने दी। अगर आपसे केवल देने वाले का नाम पूछे तो आप एक शब्द ध्यान रखिए, चंचल मानव। जैसे ही परिभाषा में चंचल मानव दिखाई दे आप डायरेक्ट लिख देंगे एलन सैम्पल। अगर ये नहीं और आपसे परिभाषा लिखाएं तो इतनी कठिन नहीं है, आप डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। क्या? कि मानव भूगोल चंचल मानव तथा अस्थिर पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आप आज के लिए याद रखिए। पहली चीज, मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं चीन, दूसरे नंबर पर भारत। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है बांग्लादेश का 1088 और एलन सैम्पल की मानव भूगोल की परिभाषा। ठीक है, आज हमने पढ़े 3 तो निबंधात्मक प्रश्न तथा 5 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। कल हम इसी श्रृंखला में 3 नए निबंधात्मक प्रश्न तथा 5 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अगर आपको ये लगता है कि यह आपके लिए उपयोगी है तो कृपया इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें
तथा अपने मित्रों को भी कहें जो भी इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कक्षा 12 का भूगोल का पेपर देने वाले हैं। ठीक है, और आपके जो सहपाठी कक्षा 11 में है उन्हें भी इसको लाइक तथा सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि वह अगले वर्ष कक्षा 12 में आएंगे तथा उन्हें यह पेपर देना है। ठीक है, और मैं अपने साथी बंधुओं से भी कहूंगा कि कृपया अपने अपने विद्यार्थियों को इस चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि उन्हें कुछ फायदा हो सके। धन्यवाद।